नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने रामनवमी के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में किए दर्शन। प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए सीएम ने की कामना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता। सीएम मनोहर लाल ने नौकरी के ऑफर लेटर और 40 लाख कैश रिवॉर्ड से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का किया धन्यवाद। हरियाणा की रेल लाइन का 1700 किलोमीटर से ऊपर का इलेक्ट्रिफिकेशन काम हुआ पूरा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रामनवमी के अवसर पर पंचकुला में ऐतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में माता मनसा देवी के दर्शन करने गए और महामाई का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए कामना की। सीएम मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन में भाग लेकर यज्ञ में आहुतियां डाली। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन भी किया और इसके बाद सीएम ने मंदिर परिसर में आयोजित रक्तदान जागरूकता शिविर का भी शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल रक्तदाताओं से भी मिले और बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 9वें और अंतिम नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने माता के चरणों में पूरे प्रदेश की जनता के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कामना की है कि प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कष्ट न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहाँ आकर उन्हें माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए अनेक विकास कार्यों की भी जानकारी मिली है। तो आज महामाई माता मनसा देवी जी के चरणों में 9वां नवरात्रा, आज अंतिम नवरात्रा है, तो मैंने आकर के पूजा अर्चना की है और माता से कामना की है कि वैसे तो प्राणी मात्र के लिए ही कामना है, फिर भी हरियाणा की जनता को और मार्गदर्शन करें, खुशहाल बनाए, उनके जीवन में सफलता आए और हरियाणा की जनता को कोई कष्ट न हो, इस प्रकार की महामाई माता मनसा देवी से कामना की है। और इसी प्रकार से यहाँ आने के बाद जो इस बार के बहुत से कार्य, विकास के कार्य हुए हैं, उनकी भी जानकारी मिली है। विशेष तौर पर यहाँ की जो कार्यकारिणी है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया कि यहाँ लगातार जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और जो ये अनुमान करते हैं कि हर वर्ष कितना यहाँ पर दर्शनार्थियों के माध्यम से योगदान किया जाता है, चाहे वो दान पात्र के माध्यम से, दक्षिणा के माध्यम से, वो पिछले अनुमान से भी वृद्धि हुई है। जो बजट का अनुमान था पिछली बार का, जो मुझे बताया गया, उसमें 22 करोड़ 20 लाख रुपए का इन्होंने अनुमान लगाया था, जो कि कल सुबह तक, अर्थात अब इसमें 3 दिन का और जुड़ना है, यानी 29, 30, 31, लेकिन 28 शाम तक का जो कुल कलेक्शन है 26 करोड़ 25 लाख, अर्थात 4 करोड़ रुपया उसमें और अधिक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस मंदिर के प्रति जो श्रद्धा और श्रद्धालुओं की जो भावना है, उस नाते से लगातार यह वृद्धि हो रही है। और न केवल यहाँ, बल्कि माता के जो स्वरूप के अन्य मंदिर हैं, चाहे वो कालका देवी हमारे कालका जी में हो अथवा चंडी मंदिर, यहाँ पर जो एक मंदिर और है, इन सब मंदिरों पर जो इस प्रकार के जो भगत लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, वो लगातार संख्या बढ़ रही है। मैं तो आज पुनः माता मनसा देवी से कामना करता हूँ कि हरियाणा की जनता को खुश रहे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास स्थान चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर विश्व बॉक्सिंग चैंपियन विजेता सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंची। हाल ही में हुई विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के अंतर्गत ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर और 40 लाख कैश रिवॉर्ड प्रदान किया। बता दें कि पहली बार नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी देश दुनिया में लगातार हरियाणा का नाम चमका रहे हैं। वहीं दोनों खिलाड़ियों ने
हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी हरियाणा सरकार की नीतियों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आते ही क्योंकि प्लेयर को ना जब खेल कर आता है उसके बाद एक वो फॉर्म फिल करता है और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल लग जाते हैं उसको राशि मिलने में। और अभी सीएम साहब ने आते ही हमें जो राशि दी है उससे बहुत खुशी हो रही है और जॉब ऑफर दिया। प्रोत्साहन तो मिलता ही है जब आप देखिए कि जैसे हम भी किसी को देखकर जैसे कोई प्लेयर आता है उसको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और उसको सम्मान मिलता है। उस सम्मान को देखकर और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं कि यार हम भी कभी इस लेवल पर पहुंचेंगे, हमें भी ये चीज़ें मिलेगी, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत मतलब उनको ये लगता है कि खाली नहीं जाएगी, हम इस लेवल तक पहुंचेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो बहुत अच्छा संदेश मतलब गया है ये और जाएगा। जो हमारे सीएम साहब ने हमें सम्मान दिया है और जो सम्मान के तौर पर राशि दी है उससे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते ही उन्हें हमें यहाँ पे बुलाया है सम्मानित करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने लौटते ही चैम्पियनशिप से लौटते ही हमें यहाँ पे बुलाया और उन्होंने हमारे यहाँ पे जॉब का ऑफर लेटर भी दिया है और 40 लाख रुपए भी दिए हैं। और ये नॉन ओलंपिक वेट्स में ये पहली बार हुआ है कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा ये पैसे दिए हैं, नहीं तो हमारे ओलंपिक्स वेट में ही प्राइज मनी दी जाती थी। तो ये काफ़ी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के फैसले के खिलाफ विधानसभा बजट सत्र में संकल्प पत्र पारित कराने वाली हरियाणा सरकार ने अब अपना विरोध केंद्र सरकार के समक्ष भी दर्ज करा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत केंद्र के पास इस मामले में हस्तक्षेप के अधिकार हैं। कोई राज्य अकेले इस संदर्भ में फैसला नहीं कर सकता। इस संबंध में सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू से फोन पर बात की। हिमाचल के सीएम का तर्क था कि हमने पानी पर कोई टैक्स नहीं लगाया बल्कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सेस लगाया है। सीएम मनोहर लाल ने इस पर कहा कि जल विद्युत परियोजना पर उपकर लगाने से बिजली महंगी होगी ही और इसलिए यह सेस स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन होने पर खुशी जताई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1700 किलोमीटर से ऊपर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। सीएम ने कहा कि काम पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। आज बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल लाइंस ये जो शुरू किया, इसमें हरियाणा जो है अपने पूरे टारगेट को पूरा कर चुका है। 1700 किलोमीटर से ऊपर रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और इसमें जैसे ही रेलवे की ओर से ये समाचार मिला, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं होकर के ट्वीट किया है, हमने उसको रीट्वीट किया है और एक अच्छी उपलब्धि हरियाणा के खाते में गई है। इसके लिए मैं हरियाणा के रेलवे अधिकारियों को, पावर उनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में 1 अप्रैल से 60 साल के बुजुर्गों को बस का किराया आधा हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के आधार पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार की अन्य योजनाओं की तर्ज पर इस योजना का लाभ भी परिवार पहचान पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर मिलेगा। हरियाणा में पहले 65 वर्ष के बुजुर्गों को 50% बस किराया माफ था। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड दिखाने से यह सुविधा मिलती थी। इस बार बजट में मुख्यमंत्री ने इस सुविधा के लिए आयु सीमा को कम करके 60 साल किया था। यह सुविधा 60 साल के उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगी जो हरियाणा के स्थायी नागरिक हैं। यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ही मान्य होगी। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जाखोली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग व जिला प्रशासन की ओर से दास्तान-ए रोनात नाटक का मंचन किया गया। नाटक का शुभारंभ बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह और मनीष कटवाड़, आदित्य भारद्वाज, परविंदर आदि ने दीप प्रज्वलन करके किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर ने कहा कि आजादी के संग्राम में घाम रोनात के बलिदान व योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के बहादुर वीरों ने सीने पर गोलियां खाकर देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार हरियाणा के प्रत्येक जिले में इस नाटक का मंचन किया गया है। आजादी के 70 सालों बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहनात गांव में तिरंगा फहराया था।
सोनीपत जिले के गांव चिटाना में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव में रहने वाले दो भाइयों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। परिजन उत्तम व तरुण को लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने उत्तम को मृत घोषित कर दिया, जबकि तरुण को रोहतक रेफर कर दिया गया। वहीं अभी इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 20 साल के उत्तम ने अपना घर चलाने के लिए एक कैंटर खरीदा था, जिस पर उसने एक निजी बैंक से लोन करवाया था, लेकिन वह बैंक के लोन की किश्त चुकाने में असमर्थ हो रहा था। बैंक कर्मचारी उस पर किश्त भरने के लिए दबाव बना रहे थे। इसके चलते उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और जब उसके छोटे भाई तरुण को इस बात का पता चला तो उसने भी फांसी का फंदा लगा लिया, लेकिन जब तक उसकी मौत होती तब तक उसके परिवार वाले उसे लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल में पहुंचे, जहां से उसे रोहतक रेफर कर दिया गया। अब तरुण जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। पुलिस ने संबंधी मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारों अर्थात नगर निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्य समयबद्ध तरीके से और त्वरित ढंग से हो सके। विकास कार्यों के लिए निकायों को पैसा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व लगभग 65,000 करोड़ रुपए में से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार 4100 करोड़ रुपए नगर निकायों को मिलेंगे, जिसमें वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा पाएंगे। इसके अलावा सभी निकायों में कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपए की राशि पहले से ही उपलब्ध है। दरअसल मुख्यमंत्री नगर निगमों के महापौरों और जिला नगर आयुक्तों के साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने नरवाने के एक्सीएन एलसी चौहान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दिए। पहले हमने पिछले सप्ताह भर पहले ग्रामीण क्षेत्र के जो तीनों इकाइयों के लोग थे उनसे बातचीत की थी, और स्थानीय तौर पर जितनी भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों की, उन सब के ऊपर चर्चा उस समय भी हुई थी, और आज शहरी क्षेत्र में भी उन सब बातों पर विचार हुआ। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयाँ हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनके जो बजट्स हैं, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे करना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। इसी प्रकार जैसे स्ट्रीट लाइटिंग का कंट्रोल या वहाँ के ट्रैफिक का कंट्रोल ICCC के माध्यम से किया जाता है, तो ICCC का भी खर्चा बड़े स्थानों पर 20-25 करोड़ भी आता है, छोटे स्थानों पर थोड़ा कम रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद जो भी लाइटिंग का सिस्टम है, CCBM का सिस्टम है, वो सब स्थानीय इकाइयाँ अपने पैसे से खर्च करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल करके, जिसको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, ग्रांट सिस्टम, मैचिंग ग्रांट के रूप में हम इनको सबको देंगे, ताकि वो डिमांड के ऊपर उनको दिया जा सके। 7% का पैसा जितना भी हमारा SOTR का है, SOTR पिछले साल का 6500 करोड़ था, उसमें से 7% शहरी और ग्रामीण इकाइयों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑन डिमांड और भी दिया जाएगा। हर इकाई अपना अपना बजट बनाएगी, और बजट में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों घातक बीमारियों पर रोकथाम के लिए 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के टेस्ट के आदेश दिए थे, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर की 14% जनता में डायबिटीज बीमारी पाई गई है। ये आंकड़ा अभी सिर्फ ग्रामीण इलाकों का है, जबकि शहरी इलाकों में अभी टेस्ट होना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे घातक बीमारियों का पता चल सके। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में 5 लाख लोगों के टेस्ट किए हैं, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है। गोहाना में पुराना बस स्टैंड स्थित सिविल रोड के साथ ढागर की मुख्य शाखा में सील लगा दी गई। चोरों ने 2 दरवाजों के ताले तोड़े और कैश चेस्ट को उठाकर बाहर ले आए। चोर चेस्ट को खोल नहीं पाए, जबकि उसमें नकदी थी। चोर ने उसे डाकघर के साथ ही छोड़ दिया, लेकिन प्रिंटर चोरी करके ले गए। डाकघर के साथ चाय का स्टॉल लगाने वाला दुकानदार जब स्टॉल पर गया तो उसने देखा कि दरवाजों के ताले टूटे देखकर
फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने देखा तो ट्रेजरी का ताला भी टूटा हुआ था और कैश चेस्ट भवन के साथ बाहर खुले मैदान में पड़ा था। इसके बाद कैश चेस्ट के कार्यालय में ले जाकर जांच की गई तो नकदी पूरी मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।